A very warm good afternoon to all the students. बच्चों, एज़ यू नो कि हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं ज़ूलॉजी सेक्शन का, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. हम डिजीज़ टॉपिक कर रहे हैं. इससे पहले हम काफ़ी सारे डिजीज़ पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ और डिजीज़ पढ़ने लगे हैं जो कि आपके सिलेबस में मैंशनड हैं. सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस जो टाइप का डिज़ीज़ है ये एस्कैरिस की वजह से होता है. एस्कैरिस राउंड वॉर्म, ठीक है. पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं ना कई बार, उनकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. सो जब एस्कैरिसिस होता है तो ये एक तरह की राउंड वॉर्म इन्फेक्शन है. वो वॉर्म जो राउंड है, ठीक है. ये आपका बेसिकली नीमाटोड्स जो कि राउंड वॉर्म जो कहलाते हैं उनमें आता है. और जो इसके लिए कॉजेटिव एजेंट यानी कि राउंड वॉर्म रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, वो है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है. मतलब ये जो ऑर्गेनिज़म है ये पेट में क्या करता है, जब गट में ह्यूमंस के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है गट में और इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और तब उस प्रॉब्लम को हम एस्कैरिसिस कहते हैं. तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, फीको ओरल ट्रांसमिशन. यानी कि ऐसी कोई चीज़, इन्फेक्टेड चीज़ जब हम खा लेते हैं, सो जिसमें जस्ट सपोज़ कि ऐसी कोई इन्फेक्टेड चीज़ हम लोगों ने खा ली जिसमें कि वो वॉर्म प्रेजेंट था या उसके फीसेस प्रेजेंट थे. सो उसकी वजह से क्या होगा, वही हमारे पेट के अंदर जाएंगे और हमारे गट में एस्कैरिसिस क्रिएट करेंगे. सो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल ट्रांसमिशन. सिम्टम्स कैसे रहते हैं, यानी कि फ़ीवर रहेगा, एनीमिया यानी कि खून की कमी. जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये हमारे गट में जाएगा सो हमारी जितनी भी अंदर प्रोसेसेस हैं उनको इन्फेक्ट करेगा. सो जितना खून ये चूसता रहेगा, सो नॉर्मल सी बात है कि अनीमिया तो हो ही जाएगा. मस्कुलर पेन हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो सकता है. इंटेस्टाइन जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है. ब्रेथ की शॉर्टनेसनेस, जब अगर जितना भी ब्लड रिलीज़ हो रहा है सो वहाँ पे ब्लड निकल सकता है. कफिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन, डायरिया, भूख ना लगना और ऐसे सिर दर्द सा होना, चक्कर सा आना, ये सब कंडीशंस देखी गई हैं. डायग्नोसिस कैसे होगा, या तो स्टूल टेस्ट होगा. एज़ यू नो स्टूल टेस्ट भी बहुत सारी बीमारियों के लिए कॉमन नहीं. वैसे तो हम कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाइए. और कहीं जब ऐसी पेट के रिलेटेड बीमारियां होती हैं जिनसे पता है कि इन्फेक्शन पेट में है और इन्फेक्टेड बंदे को पेट में ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम स्टूल टेस्ट के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं कि स्टूल टेस्ट करवाइए. सो दोनों ही तरह के टेस्ट हो सकते हैं, एक स्टूल टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट. देन ट्रीटमेंट क्या है कि क्योंकि एक राउंड वॉर्म एक कीड़ा टाइप है, सो इसके लिए नॉर्मली मीबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, प्रैंटल, पैमोट, ये इस टाइप के मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं. ये जो मेडिसिन्स हैं ये इससे निजात पा सकता है इंसान. नॉर्मली अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि हर 6-6 महीने के बाद कीड़े वाली दवाई खा लेनी चाहिए, क्योंकि पेट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं और हमारे अंदर बैक्टीरियाज भी हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और हम दिन में कितनी चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हैं. सो वी डोंट नो कि हर एक टोटल प्रोटेक्शन से खाना है, कोई भी चीज़ तो खाई नहीं जाती. सो वी डोंट नो कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो कितनी मात्रा में प्योर है. सो इसीलिए डॉक्टर कहीं पर रेकमेंड करते हैं कि हर 6-7 महीने बाद हम लोगों को कीड़े वाली दवाई खा लेनी चाहिए. इवन कि छोटे बच्चों को ज़्यादा रेकमेंड की जाती है. नेक्स्ट डिजीज़ वी हैव फिलियारिसिस. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज़. ये काफ़ी ज़्यादा फैटल टाइप डिजीज़ है, काफ़ी घातक बीमारी है. ये मेनली ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखी जाती है और ये पैरासाइट जो होता है ये लिम्फ नोड्स में. आपको पता है कि हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ अगर हम बात करें, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ दो ही तरह के हैं. एक आपका लिम्फैटिक सिस्टम और एक आपका वैस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड वाला सिस्टम. सो ये क्या करता है कि हमारे लिम्फ नोड्स लिम्फैटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा. लिम्फैटिक सिस्टम हमारा जितना भी लिम्फ फ्लूइड है बॉडी में ब्लड को छोड़ के उसको मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो जितने भी हमारे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेजल्स हैं, लिम्फैटिक सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा. और जो लिम्फैटिक फिलारिसिस होता है ये इन्फेक्टेड मस्किटोज़ की वजह से फैलता है. मीन्स कि ऐसे जहरीले मच्छर, उनकी बाइट से क्या होता है, जैसे सपोज़ करो कि एक पर्सन को एक इन्फेक्टेड मच्छर ने बाइट कर दिया. सो वो क्या करेगा, जो पैरासाइट इस फिलारिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बाइट के थ्रू पैरासाइट जो होगा वो पर्सन के अंदर चला जाएगा और लिम्फ सिस्टम में जाकर वो अटैक करेगा, क्योंकि वो लिम्फ सिस्टम में ही रहता है. कॉजेटिव एजेंट जो इसके लिए है वो अगेन नीमाटोड पैरासाइट है.
आपको पता है कि प्लैटीहेलमिन्थेस होते हैं, एस्केलमेंथिस होते हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस आर द लॉन्ग फ्लैट वॉर्म्स, एंड एस्केलमेंथिस जिसे आप नीमाटोड्स वगैरह कहते हैं, राउंड वॉर्म्स में आ जाते हैं आपके। सो क्या है कि मेनली क्या रहता है, नीमाटोड है विचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ब्रूगिया मलाए एंड बी टाइमोराई, यानी कि ब्रूगिया टाइमोराई। ये सब क्या है, ये 3 तरह के नीमाटोड्स पैरासाइट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फिलियारिसिस कॉज करने के लिए। और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैसे रहता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मस्कीटो बाइट से। सिम्टम्स इनमें नियरली अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिम्फेटिक वेजल्स की, जो लोअर लिम्स हैं, नीचे वाला हिस्सा जो है बॉडी का, वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशंस हो जाएंगी। और जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड रहेंगे, वहाँ पे भी डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, मतलब फूल सा जाना लोअर लिम्स का। स्किन इची हो सकती है, और एब्डोमिनल, चेस्ट और मस्कुलर पेन, एबनॉर्मली एनलार्ज्ड लिवर और स्प्लीन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज्ड हो जाएंगे। और स्वेलिंग, स्किन के अंदर स्वेलिंग सी आ जाएगी, जैसे कई बार कोई जगह सूज जाती है। और इन्फेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सब हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होंगी। डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, इस जो माइक्रोफिलेरिया है यानी कि पैरासाइट जो है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, ब्लड टेस्ट के थ्रू। ब्लड स्मीयर लिया जाएगा, उसकी एग्जामिनेशन की जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डाइथाइल कार्बामाज़ाइन, अल्बेंडाजोल विद इवरमेक्टाइन डोज, इन दोनों को मिक्स करके डोज तैयार की जाती है, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है। या समटाइम्स क्या होता है, अल्बेंडाजोल की सिंगल डोज दी जाती है। और कई बार क्या होता है, जैसे एडल्ट वॉर्म्स हैं उनको किल करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। सो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, मेडिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं जो कि इस बीमारी के लिए दी जाती हैं। ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा घातक है, और वैसे इसको बड़े सारे अफ्रीकन एरियाज़ में देखा गया है, बट आजकल यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा इन्फेक्शन फैल जाती है कि जो भी लिम्स, नीचे वाले लोअर लिम्स हैं और जेनिटल ऑर्गन्स हैं, वो इतने, मतलब कि कोई दुगने तुगने जो हैं वो मोटे हो जाते हैं। एक एक जो टांग होगी वो इतनी मोटी हो जाएगी, सूज जाना उसको काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है अपने नॉर्मल साइज़ से। सो ये कंडीशन मेनली फिलियारिसिस में देखी गई है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन, जब आप फाइनल एग्ज़ाम्स में जाएंगे, आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वो आपको पूछ सकते हैं किसी भी टाइप की बीमारी, जैसे हम जितने भी अभी हमने डिजीज़ पढ़े हैं, वो आपको किसी भी टाइप के डिजीज़ पूछ सकते हैं। जैसे इस डिज़ीज़ के बारे में बताओ, एड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको कैंसर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और एड्स और कैंसर तो आपको पता है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाकी भी हैं पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HIV, जैसे हमने जो कल स्ट्रक्चर किया था, हो सकता है आपको ऐसे आ जाए। या समटाइम्स आपको ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में ऐसे पूछने के, ट्रीटमेंट बताइए, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट बता दीजिए। कई बार फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और स्पेशली हो सकता है 1 मार्क्स में ऐसे पूछ लें कि बताइए कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो फिलियारिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्कैरिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो प्लीज़ राइट करेक्टली। आपको एक क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज ही तैयार करना है कि क्या बीमारी है, कैसे होती है, ट्रांसमिशन क्या है, जैसा मैं आपको लिखवा रही हूँ। हो सके तो प्लीज़ इसको ऐसे ही करिएगा। बाय चॉइस इज़ योर्स। काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू हैव टू। नेक्स्ट वी हैव मलेरिया। मलेरिया इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बेसिकली मलेरिया इज़ ए मस्किटो बॉर्न डिजीज़। ये आपको पता ही है कि मलेरिया क्या है, एक मस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो मच्छर के काटने की वजह से होता है। एक इन्फेक्टेड मच्छर, एक ऐसा पैरासाइट जो मच्छर को जिसमें मच्छर मतलब मच्छर में क्या है कि उसने पैरासाइट को कैरी किया हुआ है, ठीक है, वेक्टर है एक तरह से। फीमेल एनोफिलस मस्किटो जो होती है, मतलब फीमेल एनोफिलस मस्किटो दैट कैरीज द पैरासाइट। और वो पैरासाइट कौन सा होता है आपका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआन। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। और मच्छर जो है, फीमेल एनोफिलस मस्किटो जो है, वो उस प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। सो बहुत ज़रूरी है कि मच्छर के थ्रू ही ये बीमारी फैलती है। सो प्लाज्मोडियम में भी इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट कॉमनली स्पीशीज़ देखी गई हैं, एक तो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, तभी P डॉट लिखा हुआ है। दूसरी है प्लाज्मोडियम विवैक्स
एंड थर्ड इज़ प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उसके बाद विवैक्स एंड देन मलेरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर, फीमेल एनाफिलम मॉस्किटो जब वो काटेगी तो उस इन्फेक्टेड बाइट के थ्रू वो प्लाज्मोडियम जो है वो अंदर चला जाएगा और हमारे ब्लड में आ जाएगा। और ये बात बहुत रिमार्केबल है कि प्लाज्मोडियम इस प्रोटोजोआ को 2 तरह का होस्ट चाहिए होता है। एक तो सबसे पहले वो मच्छर के अंदर अपनी साइकिल चलाता है, दूसरा वो होस्ट के अंदर एंटर करता है। सिम्टम्स जैसे कि हाई फीवर, सडन चिल्स, ठीक है, स्वेटिंग हो जाएगी नाइट में, शिवरिंग, थकावट होना, फैटीग, एब्डोमेन वाले हिस्से में पेन होना, डायरिया जैसी कंडीशन होना, नौसिया होना या वॉमिटिंग होना, फास्ट हार्ट रेट, ठीक है, आपकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा, दिल आपका काफ़ी ज़्यादा धड़केगा, ज़ोर ज़ोर से धड़कन आपको सुनाई देगी और समटाइम्स इसी कारण घबराहट भी होती है, और हेडेक होना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर फीवर इतना हाई होगा, हाई फीवर यानी कि 102 103 का बुखार होगा तो हेडेक तो होगी ही होगी। इसके डायग्नोसिस के लिए भी ब्लड टेस्ट चाहिए होता है। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, देन वी विल नो कि मलेरिया है या नहीं है। वैसे तो सिम्टम्स से भी पता चल जाता है। पहले पहले मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती थी जो एक तरह से एपिडेमिक बन चुकी थी, हर 30 से चौथे बंदे को मलेरिया था। ये एक तरह से जैसे इस तरह कोरोना वायरस फैला हुआ आज, ऐसे मलेरिया भी हुआ करता था। सो मलेरिया के लिए बहुत सारा जितना भी मलेरिया डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके स्प्रेज की जाती थी मच्छरों के लिए। सो अब तो ये काफ़ी रेयर हो चुका है, अब ऐसे डेंगू वगैरह ज़्यादा फैल चुके हैं, बट पहले मलेरिया बहुत, इस टाइम जैसे कोरोना का प्रकोप है वैसे मलेरिया का हुआ करता था। ट्रीटमेंट में क्या है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट, आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ दी जाएंगी, एटोवैक्यून, प्रोगेनिल, मलेरोन जो इस तरह का ड्रग्स हैं ये दी जाएंगी, और प्रामाक्यून फॉस्फेट, मतलब ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये मेडिकेशंस हैं, ये मलेरिया में दी जाती हैं। और एक आपने शायद सुना भी होगा, अगर हम एक ऑर्गेनिक या देसी दवाई का बोलें तो एक जो किंचोना पेड़ होता है ना, उसकी बार्क से जो कवरिंग ली जाती है जिससे क्विनोन बनती है, तो बड़े सारे लोग पहले इसका कोई इलाज नहीं था, क्विनोन दी जाती थी, बहुत कड़वी होती है वो एंटी मलेरियल ड्रग। अक्सर लोग उस पेड़ को जड़ को खाते थे, उसकी बाक से वो निकाल कर उसको क्विनोन बना के खाते थे, एंटी मलेरियल ड्रग, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी थी। अमीबियासिस या जिसे आप अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। सो एंड अमीबियासिस क्या है या जिसे आप अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है कॉलन में, ठीक है। जो कॉलन वाला एरिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये इन्फेक्शन हो जाएगी इस पैरासाइट की वजह से, और पैरासाइट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये इन्फेक्शन मेनली जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखी जाती है और कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होती है। जैसे सपोज़ कि कोई कंटामिनेटेड फूड और वाटर है जिसमें कि ये पैरासाइट मौजूद है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या करेगा कि ये हमारे कॉलन वाले एरिया में जाएगा, गट में, ठीक है। वहाँ पे जाके इसने क्या करना है कि अमीबियासिस कॉज करना है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये है पैरासाइट का नेम। सो जो मेनली हाउस फ्लाइज होती हैं वो ही इस पैरासाइट को कैरी करती हैं, ठीक है। कोई भी गंदगी जगह है वहाँ पे ये पैरासाइट मेनली मौजूद रहता है। वहाँ पे आपको पता है फ्लाइज, हर गंदी चीज़ पे फ्लाइज बैठती हैं, वहाँ पे ये पैरासाइट मौजूद रहेगा, फ्लाई से कैरी कर लेंगी और किसी ऐसी जगह जाकर फूड या वाटर में जाके बैठ जाएंगी, ठीक है। इस पैरासाइट को रिलीज़ कर देंगी, वो फूड या वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा। जैसे वो फूड या वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा तो कोई भी हेल्दी पर्सन उसको इंजेस्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। सो इसकी ट्रांसमिशन क्या रहती है, फीको ओरल ट्रांसमिशन। हाँ, इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन होना, ठीक है, कब्जी की प्रॉब्लम होना, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होना, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। जब स्टूल पास होती है तो तब बहुत सारा ब्लड निकलना, म्यूकस निकलना, माइल्ड डायरिया टू डायसेंट्री, हैजा टाइप कंडीशन होना,
अमीबक लिवर एब्सेस, और डायग्नोसिस इसका भी स्टूल टेस्ट से होता है। ट्रीटमेंट बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ठीक है, डाइलॉक्सन डाइफ्यूरेट। सो ये मेडिकेशंस दी जाती हैं इस बीमारी के लिए। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने 4 डिजीज़ और पढ़ लिए। आई होप आप सबको समझ आए हों अच्छे से। इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।